नमस्ते। आज हम इस लेक्चर के अंदर क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक हैं ये वाले, जो कि हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए ताकि आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन क्या होता है, देखिए इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एग्जांपल क्लियर तो आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर। देखिए आपकी स्क्रीन पे यहां एक लड़की है और वहां दो लड़के हैं। मैंने इस लड़की से पूछा, बेटा मुझे एक बात बताओ, कौन सा लड़का रेस्ट में है और कौन सा लड़का मोशन में है। तो वो लड़की बोली, ओके सर अभी बताती हूं। तो उस लड़की ने उन दोनों लड़कों को देखा। देखने के बाद वो मुझसे बोली, सर ऊपर वाला लड़का रेस्ट में है और नीचे वाला लड़का मोशन में है। मैंने पूछा ऐसा क्यों। तो लड़की ने कहा, सर ऊपर वाला लड़का रेस्ट में इसलिए है क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया मेरी पोजीशन के हिसाब से। वो पहले भी यहां था और अब भी वहां पर है, तो उसकी पोजीशन मेरी पोजीशन के हिसाब से वही की वही है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आया, इसलिए वो रेस्ट में है। और नीचे वाला लड़का मोशन में इसलिए है, उसकी पोजीशन में चेंज आया। उसकी पहले पोजीशन कहां थी, अब पोजीशन कहां पर है, मेरे हिसाब से मेरी पोजीशन के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए पहले वाला लड़का रेस्ट में और ऊपर वाला लड़का रेस्ट में और नीचे वाला लड़का मोशन में है। सो बच्चा लोग, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कब बोलेंगे, अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, विद रेफरेंस टू सम पॉइंट। इसको गौर फरमाइएगा, विद रेफरेंस टू सम पॉइंट का मतलब है किसके हिसाब से। जैसे हमने इस लड़की को या इस लड़की ने इस लड़के को क्या बोला, ये रेस्ट में है इसके हिसाब से, ये लड़का मोशन में है इसके हिसाब से, किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। ओके, सो रेस्ट एंड मोशन की आप डेफिनेशन क्या दोगे, रेस्ट की डेफिनेशन आप क्या दोगे, अ बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ सम पॉइंट। ओके, और मोशन की डेफिनेशन क्या दोगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ सम रेफरेंस पॉइंट। बेटा ये चीज यहां ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट का मतलब है किसी के पोजीशन के हिसाब से, कि किसके हिसाब से हम उस पोजीशन को देख रहे हैं। ओके, सो रेस्ट एंड मोशन ये आपकी डेफिनेशंस रहेगी। तो आइए टॉपिक नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट समझना काफी जरूरी है, तो आइए इसको हम अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर एक लड़का मैंने बनाया, ओके, और एक लड़का मैंने और बनाया, चश्मे वाला लड़का। ओके, ये लड़का 10 किलोमीटर चलता है, ये लड़का भी, चश्मे वाला लड़का भी 10 किलोमीटर चलता है, लेकिन नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मुझे आप एक बात बताइए, इस चश्मे वाले लड़के और बिना चश्मे वाले लड़के में क्या फर्क है। देखिए चला तो ये भी और ये भी चला, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, तो इनमें क्या फर्क है आप देखिए। जो ये लड़का जो चला 10 किलोमीटर
लेकिन ये तो नहीं पता ना कि किस तरफ गया, कोई डायरेक्शन तो नहीं थी ना कि स्कूल गया, ऑफिस गया, कि कहां गया, हमें नहीं पता। सिर्फ चला कितना, 10 किलोमीटर। यानी कि इसके पास डायरेक्शन नहीं थी कि कहां जाना है। क्या नहीं थी इसके पास, डायरेक्शन नहीं थी। इसके पास सिर्फ क्या था, ये 10 किलोमीटर चलना है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। यानी कि इस लड़के के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, कितना, 10 किलोमीटर, डायरेक्शन नहीं थी। और इस लड़के के पास भाई मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ। भाई पता है कि तेरे को नॉर्थ जाना, नॉर्थ की तरफ जा 10 किलोमीटर, लेकिन 10 किलोमीटर। ओके, सो चश्मे वाले लड़के के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। बिना चश्मे वाले लड़के के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। सो जिसके पास, जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वैसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, and the vector quantity are those quantity having both magnitude as well as direction। बेटा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आप अच्छे से समझ लीजिए, पूरी फिजिक्स में आएगी। जैसे जैसे और टॉपिक पढ़ेंगे ना हम, तो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को भी साथ साथ पढ़ेंगे, इसलिए इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, क्या ध्यान रखना है भाई, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्लियर और नोट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा टॉपिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक ऐसे रोड जा रहा है और ये ऐसे 90 डिग्री पे आगे चला गया। 3 पॉइंट मान लेते हैं, 3 स्टेशन है मान लीजिए, एक पॉइंट ये, एक स्टेशन ये और एक स्टेशन ये। यहां से यहां तक की जो दूरी है मान लेते हैं वो है 4 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर। ओके, अब एक लड़का चश्मे वाला अगर इसको यहां से यहां तक जाना है तो कैसे जाएगा, पहले ऐसे जाएगा, ए से बी, फिर बी से सी। कैसे, पहले वो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, ए से बी, फिर जाएगा बी से सी। तो टोटल कितनी दूरी होगी 4 किलोमीटर ऐसे, 3 किलोमीटर ऐसे, टोटल 7 किलोमीटर। यानी 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, टोटल हो गया 7 किलोमीटर। यानी अगर इस चश्मे वाले लड़के को इस रास्ते से जाना है, टोटल दूरी उसको तय करनी पड़ेगी 7 किलोमीटर। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए, क्या और कोई दूसरा रास्ता है यहां से यहां तक जाने का, है? कैसे, अगर हम डायरेक्ट ऐसे चले जाएं, है ना, डायरेक्ट ऐसे चले जाएं, सॉरी ये इसको ऐसे कर दीजिए। तो एक रास्ता और है ए से डायरेक्ट सी जाने का। तो आप बताइए, तो ये दूरी कितनी होगी कैलकुलेट कर सकते हो क्या?
मैथमेटिक्स में आपने पाइथागोरस थ्योरम करी होगी, उसकी हेल्प लेते हैं। क्या फॉर्मूला है उसका? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट, ये लेंथ निकल जाएगी, करो 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका क्या कर दो अंडर रूट, कितना आ जाएगा ये 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5 किलोमीटर आ गया। ये चश्मे वाला लड़का अगर यहां से ऐसे जाए, यहां से ऐसे जाए तो उसको 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऐसे जाता है तो उसको 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। देखा, अलग अलग दो रास्ते। कैसे जोड़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को? हमने क्या बोला, जो एक्चुअल पाथ है, जो वास्तविक रास्ता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए एक्चुअल पाथ। ओके, जो एक्चुअल रास्ता है, इसको ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। और जहां तक हमें पहुंचना होता है वो कौन सा रास्ता पॉइंट होता है? फाइनल पॉइंट। दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। ओके, जो एक्चुअल पाथ है, actual path between the final point and initial point, that path is called distance। और जो shortest path, जो छोटा रास्ता है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा पार्ट? शॉर्टेस्ट पार्ट। ओके, जो एक्चुअल पाथ है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। भूलना नहीं है। ओके, अच्छा, तो आइए स्केलर और वेक्टर से भी इसको जोड़ते हैं। मैंने आपको पहले बोला था स्केलर और वेक्टर को हम हर टॉपिक के साथ जोड़ेंगे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है? स्केलर याद है ना आपको? स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, और वेक्टर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अच्छा, एक बात बताइए, डायरेक्शन हमने कहां पर बनाई थी? डिस्टेंस पे बनाई थी या डिस्प्लेसमेंट में बनाई थी? बताइए। हमने डायरेक्शन, देखो हमने कहा क्या वो कोई छोटा रास्ता है, हम देखते हैं। छोटा रास्ता देखने के लिए अपने को डायरेक्शन बनानी पड़ी। कहां पर डायरेक्शन बनानी पड़ी? डिस्प्लेसमेंट में। जहां डायरेक्शन बनानी पड़ी वो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ओके बेटा, क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है 7 किलोमीटर, लेकिन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट में 5 किलोमीटर, साथ में ये डायरेक्शन, तो हमने इसको क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, मेरे को एक बात बताओ, आपने यहां क्या देखा कि डिस्टेंस जो कि 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट जो कि 5 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? बताइए। नहीं। देखते हैं और केसेस। ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर आप सेकंड लीजिए। मान लो एक पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर ए इनिशियल, पॉइंट नंबर बी फाइनल। चश्मे वाले लड़के को पॉइंट ए से बी जाना है, तो उसको ये रास्ता दिया गया। एक चश्मे वाला लड़का यहां से यहां तक गया, कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। यहां से यहां तक गया, तो डिस्टेंस कितना होगा? भैया लोग, आपने डिस्टेंस बोल दिया भाई 5 किलोमीटर। मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट भी बताओ कितनी है? यहां से यहां तक एक्चुअल रास्ता तो भाई यही है 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ। आपने कहा भाई यहां से यहां तक कोई छोटा रास्ता देखते हैं। देखा छोटा रास्ता तो कोई है ही नहीं यहां से यहां तक जाने का। तो छोटा रास्ता क्या है भाई? यही रास्ता है बस, इसमें आप इसी रास्ते से जा सकते हो, इससे और कोई छोटा रास्ता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई? उतनी जितनी डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है यहाँ पर? 5 किलोमीटर। तो आपने केस नंबर सेकंड में देखा, जब कोई पर्सन या जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जाती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। बेटा लोग याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ओके ओके, अब एक लेते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या?
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और यहां पर क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी और बराबर भी हो सकता है। ओके ओके, अब एक केस नंबर थर्ड लेते हैं। केस नंबर थर्ड, एक पर्सन जिसका इनिशियल पॉइंट है ये, वो घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, घूम के उसी पॉइंट पे आ गया, सर्कल। ओके, और मान लेते हैं सर्कल की रेडियस कितनी है r। तो मुझे आप बताइए इस केस में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्टेंस मैंने बोला यहां से गया और वापस इसी पॉइंट पर आ गया। डिस्टेंस डिस्टेंस कैसे करेंगे भाई, एक्चुअल पाथ क्या, उसने कितनी दूरी तय करी यहां से यहां तक, तो इस सर्कल को खोलना पड़ेगा। और सर्कल को खोलने के लिए अगर लेंथ मेजर करती है, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला यूज करते हो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्या होता है 2 पाई r। तो उसी तरह से तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट भाई यहां से गए वापस यहां पर आ गए, बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा रास्ता, यहां से गए और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, यहां से यहां तक जाने का क्या रास्ता है, छोटा रास्ता, भाई जाओ ही मत है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा, जी कोई छोटा रास्ता, यहां से लेकर कोई छोटा रास्ता है ही। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहां से घूम के मैं वापस यहां पर आ गया, इससे छोटा रास्ता बताओ कोई मैं जाता ही। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट यहां कितना हो जाएगा 0। और आपने सर्कल का अगर डिस्टेंस निकालना हो सर्कल के केस में तो कैसे निकालोगे 2 पाई r। ओके बेटा, एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बॉल लिया, बॉल को मैंने सामने दीवार पे मारा और वो मेरे पास वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ 0। कैसे निकालोगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 0। ओके, सो काफी हम क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर में, अभी फिलहाल अभी हम थ्योरी करेंगे, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स काफी बनते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ वेक्टर। ये बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वो बराबर भी हो सकता है और छोटा भी, ऑल अबाउट दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, समझे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए एक लड़का, ओके, इस लड़के को यहां से यहां तक जाना है। ओके, अब ये यहां खड़ा है, स्टेप्स में जाना है उसको। ओके, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाना है उसको जंप कर करके। ओके, और ये दूरी कितनी है इसके बीच की 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ओके, एग्जांपल समझ गए ना। इस लड़के को यहां से लेकर यहां तक जाना है, जंप मार के जाना है, और ये इन दोनों की जो बीच की जो गैप है वो कितना है 1 मीटर। ओके, तो हमने घड़ी ले ली, हम साथ साथ टाइम नोट कर रहे हैं कि इसको यहां पर आने में कितना टाइम लगेगा और यहां से यहां तक जंप मारने में भी कितना टाइम लगेगा, हम घड़ी अपनी नोट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जैसे ही 1 सेकंड हुआ ये लड़का यहां पर आ गया, अगले 1 सेकंड के बाद ये लड़का यहां पर आ गया, अगले 1 और सेकंड के बाद ये लड़का यहां आ गया, अगले 1 और सेकंड के बाद ये लड़का फाइनली यहां आ गया। तो हमने क्या देखा इसमें बताइए, हर 1 सेकंड के अंदर ये 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है।
टाइमिंग सेम, डिस्टेंस भी सेम, मीन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, that motion is called uniform motion. Okay, so uniform motion is that type of motion in which body covered equal distance in equal interval of time. जैसे पेंडुलम होता है, यूनिफॉर्म मोशन हम उसको बोल सकते हैं। घड़ी का हो गया, यूनिफॉर्म मोशन आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि ये कार है, इस कार को यहां से यहां तक जाना है। ओके, हमने क्या देखा, पहले सेकंड के अंदर इसने 10 मीटर की दूरी तय करी, अगले सेकंड में 12 की, अगले सेकंड में 15 मीटर की, अगले सेकंड में 8 मीटर की, और ये फाइनली पहुंच गया। तो हमने क्या देखा, पर सेकंड के अंदर कभी इसके डिस्टेंस 10 मीटर था, कभी 12 था, कभी 15 था, कभी 8 था। क्या ये इक्वल था? नहीं ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। आपने क्या देखा यहां पर, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब टाइमिंग तो सेम है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं है, ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हाथ में बॉल है या मार्कर है, अगर मैं इसको नीचे गिर देता हूं तो बताइए कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? जब आप इसको फेंकोगे, यहां इसकी स्पीड कम, यहां स्पीड ज्यादा, ये धीरे धीरे स्पीड इसकी ज्यादा होती रहेगी। या आप ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस की फॉर्म में, पहले सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस, अगले सेकंड में और ज्यादा, अगले सेकंड में और ज्यादा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप ग्राफ की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में आपका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक कर्व। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो हमारे टॉपिक यहां तक कवर्ड हो गए। अगले के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे, जो कि अगली वीडियो के अंदर आप ये टॉपिक कवर करोगे। सो आप इन टॉपिक को अच्छे से अपनी बुक में रीड आउट कीजिए, अच्छे से इनको लर्न कीजिए, अच्छे से इनको समझिए। ओके, नमस्ते, थैंक यू।